रिकॉर्डेड देख सकता है। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा है यूनिट 1 का। बोयर्स थ्योरी का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन। ये सारे टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ। इसको जो भी प्रॉब्लम है वो वीडियोस देख ले। और आज ये वाला टॉपिक खत्म करके कल मैं फर्स्ट ईयर जिसने क्लास ज्वाइन की है और जिसने नहीं भी की है वो अपना पढ़ के आना, वीडियोस देख लेना। मैं ओरल टेस्ट लूंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन ही जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो सब पढ़ के आएंगे, कल मैं ओरल टेस्ट लूंगी। आज की इस क्लास में सिर्फ यही टॉपिक बचा है। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अपन, क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने डेल्टन का मॉडल पढ़ा था। डेल्टन का मॉडल हमें ये पता था कि ग्रीक फिलोसोफर्स के थॉट्स पे बेस्ड था, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के। और फिर मैटर को डिवाइड करके एटम बना, एटम इज इंडिविजिबल, उसने ये कहा था। फिर थॉमसन का मॉडल आया था 1904 में, जिसको कि प्लम पुडिंग मॉडल कहा था, सिमिलर टू वाटरमेलन, है ना। रेड कलर का, ब्लैक है, रेड कलर का जो है वो पॉजिटिव है चार्ज उसमें, और जो सीड्स है उसके वो नेगेटिव है। ठीक है, फिर आया था रदरफोर्ड का मॉडल, जो कि गीगर एंड मार्शलन के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। फिर आया था, यहाँ पे इनने प्रोटो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था बोहर्स का मॉडल। बोहर के मॉडल में हमने रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट की थी, है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 53 n²। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऑर्बिट से, वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। फिर एनर्जी कैलकुलेट की थी, ये रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n1 2 3 जैसे जैसे जाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी। एनर्जी क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एन के। ये ठीक है, तो पास रहेंगे तो एनर्जी ज्यादा थी, दूर जाएंगे तो एनर्जी कम होती जा रही थी। ठीक है, एनर्जी भी कर ली हमने। फिर हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने किया था, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन, बिफर्न, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सब कर लिया था हमने। फिर मैंने 2 3 क्वेश्चंस दिए थे, जिसने ज्वाइन किया है उसको पता है। अब जिसने नहीं भी किया वो वीडियोस देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो, ये था लाइमन हेलो, सीरीज। व्हाट्सएप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। फ्रिक्वेंसी भी कर सकते थे। उस दिन सिर्फ एक ही स्टूडेंट ज्वाइन था, उमेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था। और लिमिटेशंस भी हमने कर लिए थे बोर की थ्योरी के। आज हमें पढ़ना है सोमरफेल्ड का मॉडिफिकेशन। तो सोमरफेल्ड के मॉडिफिकेशन में 1916 में इसने दिया। और इसने क्या किया था, इसने बोर की थ्योरी को मॉडिफाई किया, एंड ही ट्राई टू इंटरप्रेट। क्या देखते हैं, he tried to interpret the fine structure in the atomic spectrum of hydrogen as। अब क्या हुआ था कि बोहर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में है, ये बोला था बोहर ने। ठीक है, बट सोमरफेल्ड ने क्या बोला, हम देखते हैं। He tried to interpret the fine structure in the atomic spectrum of hydrogen as due to elliptical path of the electron in the orbit। Just a minute. So he tried to interpret that the fine structure in the atomic spectrum of hydrogen is due to elliptical path
of the electron in the orbits shown in the figure, हम नीचे देखते हैं. In the elliptical orbit, the nucleus was assumed to be present at one foci of the ellipse. अब ये देखो, ये हैंग क्यों हो रहा है? देखो, तो ये हम मान लेते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये सारे जो है ये एलिप्स, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है. तो अगर हम ये देखें कि ये न्यूक्लियस है, तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तो ठीक है कि ये सेंटर पे है, बट क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये सेंटर पे है? इट इज नॉट एट सेंटर, इट इज प्रेजेंट एट वन फोकाई. ठीक है, एक फोकाई पे प्रेजेंट है ये. अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे आके सिचुएटेड है. ठीक है, तो अब जिसका फिगर 2 है, द मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसने क्या बोला कि अगर ये इसको हम मेजर मानते हैं, F2 को, F1 को माइनर मानते हैं, तो ये दोनों फोकल पॉइंट्स हैं और ये इसके वर्टेक्सेस हैं. ठीक है, अब यू कैन सी इन द फिगर 1.2 above that in contrast to a circle, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट वेयर रेडियस इज कांस्टेंट और एंगल बस चेंज हो रहा है. सिंपल सी बात है ना, ये सर्कल है तो इसकी हर जगह रेडियस तो कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू बोहर, बस एंगल चेंज हो सकता है. मान लो ये इतना है, ये बड़ा हो गया, ये 180 हो गया. ठीक है, तो एंगल बस चेंज. सो above that in contrast to circle where radius is constant and angle is changing, in an ellipse both radius and angle may change. ठीक है, कॉमन सेंस है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ से इसकी रेडियस इतनी सी है, यहाँ से इतनी बड़ी है, यहाँ से और है, ये थर्ड ऑर्बिट लेके तो और बड़ी है, तो रेडियस और एंगल दोनों चेंज हो रहा है. बट ऐसा कुछ बोहर ने नहीं बताया. ठीक है, बोहर ने ऐसा कुछ नहीं बोला. फिर आगे देखते हैं. In an elliptical orbit, the motion of an electron could be described by considering radial quantum number and the azimuthal quantum number. अब रेडियल और एजिमुथल क्वांटम नंबर होते क्या है? तो क्वांटम नंबर्स जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक है, वैसे ये दोनों भी क्वांटम नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, क्या उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, किस ऑर्बिट में है, ये सब हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें कि क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू बोहर क्वांटम नंबर कैसे, तो बोहर का क्वांटम नंबर इज n. अब ये दोनों कैसे रिलेटेड है? सो एन आर इज प्लस के इक्वल्स टू n. ठीक है, तो k इज एजिमुथल और रेडियल क्वांटम नंबर. अब एजिमुथल क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है s होता है, p ऑर्बिटल होता है, s p d होता है ना, f होता है. तो s की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3. तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एजिमुथल क्वांटम नंबर है, के. हम इसको के से डिफाइन करते हैं और ये एक रिलेशन है जो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि बोहर क्वांटम नंबर से रिलेटेड है. These quantum numbers are related to the geometry of ellipse. अब ये क्वांटम नंबर्स जो हैं ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड है? एलिप्स ऐसा था ना, यहाँ पे एक फोकस पे जाके न्यूक्लियस लोकेटेड था. अब उससे ये दोनों एजिमुथल एज वेल एज रेडियल क्वांटम नंबर्स कैसे रिलेटेड है? तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशो, मतलब कि रेडियल का और एजिमुथल का जो रेशो है, ये आपस में इस तरीके से रिलेटेड है कि मेजर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस की लेंथ को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियल और एजिमुथल का रेशियो मिलेगा. ठीक है, अब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, n की गिवन वैल्यू के लिए k की 1 to n वैल्यूज हो सकती है. समझे? रेडियल जो क्वांटम नंबर्स है उसके लिए k की कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज हो सकती है? 1 से लेके n तक. ठीक है, अब हम देखते हैं. लेट अस नाउ कंसीडर वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बाई k रेशियो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n. तो अगर n की वैल्यू 4 है तो हमने क्या देखा? k की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 1 से लेके n तक. ठीक है, तो 1 2 3 4 k इक्वल्स टू 1 to n, है ना. तो n हमें पता है 4 है, तो कहाँ तक हो सकती है? 1 2 एंड 3 एंड 4. तो इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो आएगा? 4/1, 4/2, 4/3, 4/4. ठीक है,
So you can see that the orbits represented in first, second और third, ये जो तीन 4/1, 4/2, 4/3 है, these are elliptical orbits. But 4/4 जो है, इसको काटेंगे तो 1 मिलेगा. तो जो ऑर्बिट मेंशन फोर्थ पे है इज अ सर्कुलर ऑर्बिट. 1.12 का ए देखना है हमें फिगर. ठीक है, देखो 4/2, 4/1, 4/3 है ना, एंड 4 सर्कुलर है. तो ये बोहर और सोमरफील्ड के में कॉन्ट्रडिक्शन था, तो सोमरफील्ड ने इस चीज को मॉडिफाई करके बताया था, है ना. तो सोमरफील्ड ने भी अपना एक एक्सप्रेशन दिया एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, किसमें, हाइड्रोजन एटम में. तो पूरा एक्सप्रेशन सेम है, बस डिफरेंस क्या आया है, ध्यान से देखो. ये टर्म बस है जो नया आ गया है. ये क्या था, एजिमुथल, एंड क्या है, रेडियल क्वांटम नंबर. ठीक है. Thus, it was shown by the above expression that energy depends not only on the principal quantum number n, जो कि बोहर ने बोला था एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n² के, but on the azimuthal quantum number k also to some extent. Therefore, according to Sommerfeld modification, the existence of sub-energy levels in each principal energy level was possible. समझे, मतलब कि ये ऑर्बिट है, इसके अंदर सब ऑर्बिट्स भी होते हैं. बोहर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ एनर्जी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेशन दे दिया कि जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी. बट जब फर्दर डेवलपमेंट हुए मॉडल्स में और साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो हमें यह पता चला कि इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर एज वेल. ठीक है. अब the presence of these extra elliptical orbit, which differ slightly from each other in energy, can account for extra line in spectra of atoms. अब इस चीज की वजह से हम देखेंगे कि जीमन इफेक्ट और एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तब, तो हम देखेंगे कि ये चीज भी आती है. अब ये चीज बोहर ने एक्सप्लेन नहीं की, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया उसकी थ्योरी का. तो इसको इरेज कर लें अपन, ये क्यों इरेज हो रहा है. तो thus the azimuthal quantum number represented by Sommerfeld by K was later modified as L. अब जब आप 12th के एनसीईआरटी या किसी में पढ़ोगे तो आप एजिमुथल क्वांटम नंबर को L से देखोगे, K से नहीं. तो लेटर फिर से ये मॉडिफिकेशन हो गया कि इस टर्म को चेंज करके L से डिनोट करने लगे, जिसकी वैल्यू 0, 1 से लेके n-1 तक होती है. ठीक है. और n तो पता ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि शेल के नंबर को डिनोट करता है. तो अगर n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रखो यहाँ पे, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 - 1 तो 1 ही आएगा, है ना. अगर 4 है n की वैल्यू, तो 0, 1, 2, 4 - 1, 3, तो 0, 1, 2, 3. ये आपको आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में, कि अगर n की वैल्यू 5 है तो पॉसिबल n की वैल्यूज क्या हो सकती है, n की वैल्यू 2 है, 3 है तो क्या हो सकती है. ठीक है. अभी एक क्वेश्चन भी आएगा नीचे, ये देखो, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. अब हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. तो द स्प्लिटिंग लाइंस, the splitting of spectral lines when atoms are placed in a strong magnetic field, this effect is known as Zeeman effect. अब अगर एक एटम है और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, हमने कोई बार मैग्नेट लगा दी, उसमें से अगर हम देखेंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनता है हमें पता है, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो बनेगी, मान लो लाइमन सीरीज, बारमन सीरीज, वो फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी. उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, जीमन इफेक्ट. ठीक है. Could also be partially explained by introducing magnetic quantum number. 4 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल, और एक और हमने अभी पढ़ा ऊपर, और ये मैग्नेटिक. ठीक है. डिस्क्राइबिंग द अलाउड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन स्पेस. अब इलेक्ट्रॉन का स्पेस में क्या ओरिएंटेशन होगा, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है. तो इट वाज शोन दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, एल की हर एक वैल्यू के लिए m की वैल्यू 2l + 1 हो सकती है. किसके लिए,
हर एक L की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2L+1 हो सकता है, नेमली +L2 -L। किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया है क्या? Hence, for L equals to 1, ML can have values. अब L अगर 1 है तो 2 into 1 + 1, 2 + 1 3, मतलब कि 3 वैल्यूज हो सकती है अगर L की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू 1 है मतलब कि किसकी बात हो रही है? p ऑर्बिटल की बात हो रही है, क्योंकि S की वैल्यू 0 है। समझ रहे हो क्यों बच्चों? यस मैम। हम्म यस मैम। तो S की वैल्यू 0, SPDF ऑर्बिटल्स होता है, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1। तो हमें पता है कि P की वैल्यू 1 है, मतलब कि ये चीज क्या डिनोट कर रही है? किस चीज से हम डिनोट करेंगे? कौन से क्वांटम नंबर से? एजिमिथल से, है ना। ऑर्बिटल्स का नंबर एजिमिथल क्वांटम नंबर हमें बताता है। शेप कौन सा है? अगर 1 है तो P है, 0 है तो S है ना। तो L की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 वैल्यूज होंगी। 3 वैल्यूज होंगी मतलब कि +L से -L तक, मतलब कि +1, 0 और -1। यही होता है। p ऑर्बिटल में कितने होते हैं सब ऑर्बिट? 3। इसको +1, इसको 0, इसको -1 लेते हैं हम। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं बताओ? हम्म यस मैम। हम्म अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू चेंज कर दें तो ये चेंज हो जाएगा। d ऑर्बिटल के लिए मान मान लो हमें करना है तो 0, SPDF 0 1 2 3, तो L की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी, अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। तो L की वैल्यूज यहाँ पे जो ML की वैल्यू आएगी यहाँ 5 हो जाएगी, है ना। हमें पता है कि d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिट्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इसको 0 ले लेंगे तो +1 +2 0 -1 -2, 5 वैल्यूज आ गई। लेकिन हमें वेरी कहाँ से कहाँ तक करना है ये याद रखना है, +L से -L तक। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया सोमरफील्ड के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर और रेडियल क्वांटम नंबर दोनों एनर्जी के फॉर्मूले में उसने इंक्लूड किया, और ये बताया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एटम को रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, जो कि जीमन इफेक्ट देती है, जो कि बोहर ने नहीं बताया। इसके आगे जब हम दूसरे यूनिट में जाएंगे तो इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, और आगे हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ना है। तो ये सारी क्वांटम मैकेनिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। आज तक सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड है, और हमें यही सारी चीजें, चाहे नीट हो चाहे कुछ हो, उसमें काम आएगी। नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कि एल की वैल्यू इतनी दी है, आप कैलकुलेट करो कि एल कहाँ से कहाँ तक होगा। एल की वैल्यू है तो एम एल की वैल्यूज कितनी होंगी, एम एल दे दिया, एल कितना होगा। लिमिटेशंस में कुछ भी पूछ सकता है एन इक्वल्स टू 4 है तो एल की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी। तो छोटी छोटी चीजें आपको एक एक दो दो नंबर में पूछी जा सकती हैं, और यही चीज नहीं बनती। तो बहुत सिंपल सी है, बस यही याद रखना है कि 2L+1 मैग्नेटिक के लिए है ना। 0 1 और N-1 किसके लिए है? एजिमुथल के लिए है। अब बताओ N की वैल्यू अगर 3 है तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? कौन बताएगा मुझे? दोनों क्वेश्चंस बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ भाई। N की यस वैल्यू, मैम। हाँ बताओ नैन्सी। n = 3 तो इसके l की वैल्यू हो जाएगी n-1 2 1 0। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन में ml की वैल्यू हो जाएगी -l से +l तक, हम्म -2 -1 0 -+1 +2।
हाँ, मतलब कि ये डी ऑर्बिटल के लिए 0 s p d एंड f, तो 0 1 2 डी ऑर्बिटल के लिए था, है ना? समझ गए ना? आया यस मैम। सबको समझ? बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया? यस। श्याम, कुछ पूछना है? समझ नहीं आया मैम। क्या समझ नहीं आया? एल्जेविथल क्वांटम नंबर नहीं समझ में आया कि कैलकुलेट कैसे करें? एक्चुअली प्रीवियस क्लास सारी मिस हो गई। फर्स्ट हम्म टाइम ज्वाइन किया है मैंने ये क्लास। अभी जो समझा रहे हो इसमें हम्म एन की वैल्यू, उसमें अगर 3 है तो कैसे एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। देखो, ये तो मैं बता देती हूँ, बट ये मैंने अभी बोला था कि आपको 3 4 लेक्चर ऐसे फीस यूनिट के, वो देख लोगे, ये यूनिट आप लोग की पक्की हो जाएगी। और बस यही है कि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जाके लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? बट सबसे लास्ट टॉपिक है, तो आगे का नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, बट मैं बताती हूँ तुम लोग को। बट पढ़ के आना, कल मैं सबका ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ, और डरना मत, सब ज्वाइन करना, रिवीजन होगा कल की क्लास में। जिसका भी जो भी मिस हुआ है वो पढ़ लेना, ग्रैब अप स्किल्स में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसको जो भी डाउट है पढ़ लेना। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने एल से डिनोट किया। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे हमें पता है कि एस पी डी एफ शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, है ना? तो एस की वैल्यू क्या होती है? 0। पी की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये कहाँ से आई? ये हमें पता है, ये साइंटिस्ट ऑलरेडी दे के गए हैं, ये हमें पता है, ये हमारे पास डेटा है। 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो ये है क्या? ये तो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है? ये एल की वैल्यू है। तो एल क्या है? एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इन्होंने क्या बोला कि एल इट वाज शोन टू हैव वैल्यूज ऑफ 0 1 और n-1 तक। अब मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि अगर n की वैल्यू 2 है तो n-1 क्या हुआ? 2 - 1 हो गया। 2 - 1 क्या हुआ? 1। तो n के लिए l की वैल्यूज कितनी हुई? कितनी हुई? 0 1, बस 0 1 यस तक मैम। हुई ना? यस। n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 कितना हुआ? 2। 2। 0 1 2, तो l की वैल्यूज कितनी हुई? 3 हो गई। n इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पे 4 - 1 3, तो 0 1 2 3, ये वैल्यूज आ गई, है ना? यस मैम। तो इन्होंने क्या किया? n की वैल्यू 2 रखी है तो हमने निकाल लिया कि l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ऐसे तुम n वेरी करते जाओगे, l की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो बस इसमें तो हमें यही करना है एजीमुथल में। अब अगर हम देखें कि ml और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, कि n दिया है, l दिया है, m कैसे निकालोगे? या z m इक्वल्स टू या l इक्वल्स टू 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल है? ये सब कैसे निकालोगे? तो इसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml डिस्क्राइबिंग द अलाउड ओरिएंटेशन। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस में क्या ओरिएंटेशन, ये डिफाइन कर रहा है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, ml values can have 2l+1 values। तो 2l+1 हो सकती है। अगर l की वैल्यू n, l की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 2 1 2, 2 + 1 3। तो मतलब कि L अगर 1 है तो ml की वैल्यू 3 हो सकती है। अब कौन कौन सी 3 हो सकती है? तो इस चीज के बीच में ये चीज वेरी करेगी, +L से -L तक। 3 वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? +1 0 -1। ठीक है? अब ये 3 वैल्यूज p ऑर्बिटल के लिए है। कैसे हैं? कि L इक्वल्स टू 1 मतलब p ऑर्बिटल होता है ना। श्याम, तुम इधर ही हो? समझ आ रहा है? मैम 2l+1 ये किसके लिए फाइंड आउट करने के लिए है? ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं। m। हाँ, ठीक है। ठीक है। अगर L की वैल्यू 1 है मतलब कि p ऑर्बिटल के लिए कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं स्पेस में?
तो 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज ये हैं, ठीक है। 2 1 2, 2 + 1 3, 3 वैल्यूज हो सकती हैं एम की, ml की 3 वैल्यूज, +1 0 -1। अब अगर l = 2 रखते हो, मतलब d ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करोगे ये, तो कितनी वैल्यूज आई थी अभी नैन्सी ने कैलकुलेट करके बताई थी, है ना। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर में डाल्टन का मॉडल पढ़ा है, थॉमसन का पढ़ा है, रदरफोर्ड का, बोहर का, उसके बाद हमने एनर्जी रेडियस कैलकुलेट किया है, फिर हमने रेडबर्ग कांस्टेंट किया है, थोड़ा सा थोड़ा नहीं, अच्छे से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसके बाद हमने लिमिटेशंस पढ़ी है और फिर सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन पढ़ा है। कल हम इस यूनिट के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ के आओगे। मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगी, थॉमसन मॉडल का क्या था, थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफरेंस था, मैं सबसे पूछूंगी, ठीक है। और पढ़ के आओगे सब। जिसकी क्लासेस मिस हैं वो ट्राई करना कि कर लो। कल क्लास होगी 12 बजे से, ठीक है। कल से 12 बजे से ही क्लास होगी। आज मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं रात में ले रही हूँ। कल से सुबह ही होगी और फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, या फिर आप लोग बता सकते हो कि आपको कौन सा यूनिट पढ़ना है, बट मुझे तो लगता है यूनिट 2 स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है। तो अगर ये छोड़ोगे फिर बाद में कुछ और स्टार्ट करोगे तो लिंक टूट जाएगी, इसलिए ये पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही पढ़ना है, इसमें हमें डुअल नेचर पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, हाइड्रोजन का, एटम का थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया है खत्म। इसको कल से पढ़ के आओगे, मैं बिल्कुल पक्के तरीके से पूछने वाली हूँ सबसे, डरना नहीं है, इजी पूछूंगी लेकिन पढ़ के आना जरूरी है, ठीक है। 130 मैम 130